आज श्री हरि ज्ञान गंगा का 4th डे है ना। तो आप सभी लोग आयुर्वेद प्रेमियों का आज इस ज्ञान गंगा के चौथे दिन के लिए या ज्ञान यज्ञ का ये जो सेशन चल रहा है ना, उसमें मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम सभी मिलकर अ, आपके मन में है, जैसे कुछ लोग धन्वंतरी को मानते हैं, कुछ लोग अपने श्री गणपति बप्पा को मानते हैं, या किसी भी, तो उसका मन ही मन उच्चारण करेंगे। या उसकी अगर प्रार्थना बोलनी है तो 2 मिनट में बोल दीजिए। ठीक है। भावो। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जो किसी ब्लड टेस्ट में दिखाई नहीं देता है ना। जो किसी ब्लड टेस्ट में दिखाई नहीं देता, जो किसी एक्सरे में एमआरआई में दिखाई नहीं देता। यह सही बिगाड़ जाइए तो सारी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य होने के बावजूद व्यक्ति वो कहलाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता, हर समय थकान रहती है, मन अशांत रहता है, शरीर में कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आधुनिक विज्ञान अक्सर रोग दिखाई देने के बजाय या बाद में इलाज शुरू करता है, लेकिन हजारों वर्ष पहले बता दिया है कि रोग आने वाला है। कैसे? क्यों? आयुर्वेद की एक भाषा पढ़ता है। आयुर्वेद शरीर की एक भाषा पढ़ता है, और उसी भाषा का पहला अक्षर है त्रिदोष। पहला अक्षर कौन सा है? त्रिदोष। कल वाला जो हमारा सत्र हुआ, तो हमने उसमें जाना कि पंचमहाभूत या पंचभूत महाभूत क्या होते हैं, कैसे होते हैं, या कौन से पंच महाभूत है। याद है ना आप लोगों को? कौन कौन से पंच महाभूत है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये क्या है? हमारे पंच महाभूत है। तो आप मुझे बताइए, अगर केवल पंच तत्वों से शरीर बनता है तो फिर शरीर चलता कैसे है? बताइए आप लोग। अगर अपने पंच तत्वों से, कल हमने देखा हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारा पूरा शरीर पंच तत्वों से बना है, तो मुझे बताइए, अगर इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है तो चलता कैसे है? दिल क्यों धड़कता है? भोजन क्यों पचता है? हड्डियां मजबूत कैसे रहती है? सोचते कौन है? चलते कौन है? यही आयुर्वेद का अद्भुत विज्ञान शुरू होता है ना। यही से ही क्या होता है? एक अद्भुत विज्ञान शुरू हो जाता है। आयुर्वेद क्या कहता है पता है आपको? ये 5 मूलभूत, या जो अपने 5 पंचमहाभूत है, जो मूलभूत हमारे शरीर में मूलभूत माना गया है, ये अकेले काम नहीं करते। ये मिलकर 3 शक्तियां में बनते हैं। ये अकेले काम नहीं करते, ना वात अकेला काम करता है, ना पित्त अकेला काम करता है, ना कफ अकेला काम करता है। ये तीनों इकट्ठा हो जाते हैं और तीनों की मिलकर जो शक्तियां बनती हैं, तो उससे हमारा शरीर चलता है। देखो, एक है ना बहुत सुंदर श्लोक है, अपने चरक संहिता का सिद्धांत है। और चरक संहिता ने जो बताया गया है त्रिदोष सिद्धांत के बारे में, अगर डीप में आपको जानना है त्रिदोष सिद्धांत, तो चरक संहिता का आप आधार ले सकते हैं। तो चरक संहिता में एक सुंदर श्लोक बना, मतलब सुनाया है हमें, है या बताया है ग्रंथों में, इसका वर्णन है। वायु पित्त कफचे त्रयोदोषा समासत, विकृता विकृत देह प्राकृता धारयन्ति तु। इसका अर्थ है वात पित्त कफ, ये 3 दोष हैं। जब ये संतुलित रहते हैं तो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। क्या होता है? जब वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहते हैं ना, तो शरीर को वो स्वस्थ रखते हैं। जब ये असंतुलित हो जाते हैं तो कई कारण से रोग बढ़ते हैं। अलग अलग रोग हमारे सामने आ जाते हैं। त्रिदोष में अगर किसी का एक में भी बिगाड़ हो जाता है
तो कई सारे रोग हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहला है, हमारा पूरा जो शरीर है वात पित्त कफ से बना है। और त्रिदोष यानी कि आज सभी लोगों को पता है कि त्रिदोष यानी कि वात पित्त और कफ, ये जो तीन दोष है उससे ही त्रिदोष कहा गया है। अब सभी लोग अपने हाथ ऊपर उठाइए, थोड़ा सा उठाइए। सबसे पहले तो सभी लोग वीडियो ऑन करो चलो, क्योंकि है ना, जब तक आपके वीडियो ऑन नहीं होते ना तो समझ में नहीं आता कि कौन एक्टिविटी कर रहा है। और देखो ये सत्र है ना, मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। जब हमारा इंटरेक्शन हो जाए ना तो और भी फायदा हमारे लिए हो जाएगा। अभी मैंने क्या बोला है, आपके हाथ उठाइए, है ना। क्या हुआ, हाथ उठा दिए। अच्छा तो दिख रहे हैं, हाथ उठाया तो अच्छे दिख रहे हो। अब नीचे कर लीजिए, आंख एक बार पलक के देखिए, झपकाइए आप, ऊपर नीचे चालू बंद कर लीजिए। अब सोचिए, अब कौन करवा रहा है ये, कौन करवा रहा है ये। क्या मैम आप बात कर रहे हैं, आपने बोला हमने कर दिया। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है, ये सब वात करवा रहा है। जहां गति है वहां वात है। दिल की धड़कन, सांस लेना, चलना, बोलना, सोचना, नसों का कार्य, ये सब वात के कारण ही होते हैं। याद रखने का मंत्र है, जहां गति है वहां वात है। जहां गति है वहां वात है। दूसरा आता है पित्त दोष। देखो अब एक कल्पना कीजिए, आप अपने स्वादिष्ट भोजन किया है, आपने क्या किया है, एक स्वादिष्ट भोजन किया है, लेकिन वह पचा नहीं है, तो क्या होगा। शरीर को ऊर्जा मिलेगी, भोजन को रस, या रस को रक्त, और रक्त को मांस बनाने का कार्य कौन करता है। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन को रस में, और रस को रक्त में, और रक्त में मांस में बनाने का कार्य कौन करता है, कौन करता है, अरे बोलो कुछ तो। पित्त करता है। जहां परिवर्तन है वहां पित्त है। भूख लगना, पाचन, शरीर का तापमान, चेहरे का तेज, निर्णय लेने की क्षमता, सब ये पित्त के कारण ही होते हैं। पित्त को कैसे याद रखा जाता है, जहां परिवर्तन होता है वहां पित्त होता है। क्या होता है, जहां परिवर्तन होता है वहां पित्त होता है। और तीसरा दोष आता है, ये है कफ दोष, वाता पित्ता। और अब हम क्या देखेंगे, कफ दोष को। अब सोचिए कि अगर शरीर में केवल गति हो तो क्या होगा, अगर केवल अग्नि हो तो क्या होगा। दोनों ही शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए प्रकृति ने तीसरी शक्ति दी है, और वो है कफ। कफ हमें स्थिरता देता है। हड्डियां है, मांस है, जोड़ है, सहन शक्ति है, प्रेम, धैर्य, ये सब कफ के कारण ही होते हैं। कफ को कैसे याद रखना है, या कैसे समझना है कि कौन सी स्थिति में कफ होता है। तो जहां स्थिरता है वहां कफ है, जहां स्थिरता है वहां क्या, कफ है। तीनों का संतुलन आयुर्वेद ने भी, मतलब आयुर्वेद जब हमें बोलता है कि वात पित्त कफ का संतुलन, यह आयुर्वेद में कभी नहीं कहा कि वात बुरा है, पित्त बुरा है, या कफ बुरा है। तीनों आवश्यक है। आयुर्वेद में क्या बोला है, यह अपने चरक संहिता का सिद्धांत बताता है कि वात पित्त कफ तीनों भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। समस्या दोष में नहीं, हमारी दिनचर्या में है। देर रात तक जागना, गलत भोजन, तान तनाव, चिंता, और सबसे प्यारा मोबाइल, अनियमित दिनचर्या, है ना। मोबाइल के बिना लोग रह नहीं पाते। एक घंटा भी दूर रहेंगे ना तो मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, इतने परेशान होते हैं। अनियमित की दिनचर्या, पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। अमेरिका वाले लोग देर से उठते हैं, ये हमारी संकल्पना है।
लेकिन अमेरिका में बहुत पहले लोग उठते हैं। वो हमारा टाइमिंग बताते हैं कि हम 8 बजे उठते हैं और हम उनका आचरण कर रहे हैं। पिज्जा बर्गर खाना ये हमारी प्रकृति में नहीं है, हमारे दिनचर्या में, ऋतुचर्या में नहीं है, और यही दोषों को बिगाड़ता है। याद रखिए, रोग पहले दोषों को पैदा करता है। रोग क्या करता है? सबसे पहले दोषों को पैदा करता है, फिर शरीर में वो दिखाई देता है। रोग कभी ऐसे बोलता है कि हाँ मैं रोग हूं मुझे देखिए, कभी नहीं। रोग पहले दोषों को पैदा करता है और फिर अपने शरीर में उसकी जो रिएक्शन होती है, तो उससे हमें समझ में आता है कि हाँ ये है रोग। अपने आयुर्वेद में एक स्वास्थ्य की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमें चरक संहिता में जो बताई गई है, समदोषा समाग्नि च समधातुमल क्रिया प्रसन्न इंद्रिय नम स्वास्थ्य इति भीयते। इसका दोष संतुलित हो, जिसके दोष संतुलित हो, अग्नि संतुलित हो, धातु मल कठिन हो और मन प्रसन्न हो, तो वही वास्तविक स्वास्थ्य है। वही क्या है? वास्तविक स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य हमारे पास है तो हम फ्रेश रहते हैं, अच्छे रहते हैं, यानी कि हमारा त्रिदोष बैलेंस में रहता है। एक बात आप याद रखिए, है ना, आज ये सेशन खत्म होने के बाद आप इसके बारे में सोचिए, त्रिदोष के बारे में जानिए थोड़ा सा। आयुर्वेद बीमारी का नाम याद नहीं करवाता है। ये सेशन खत्म होने के बाद आप इसको रिमाइंडर कर लीजिए, आयुर्वेद बीमारी का याद नहीं करवाता है। आयुर्वेद शरीर की भाषा पढ़ना सिखाता है। जिस दिन अपने वात पित्त अपने कफ को समझ लिया, उसी दिन आपका स्वास्थ्य बदलना शुरू हो जाएगा। और अंत में सब मिलकर एक प्रार्थना करते हैं हम, है ना। हम क्या करेंगे? एक प्रार्थना करेंगे अपनी। सर्वभौतु सुखनी सर्व संतु निरामय सर्वभद्राणि पश्चात्तु माँ कशित दुख भगवेते। ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ अपना त्रिदोष है। त्रिदोष को जानना, त्रिदोष को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जो ऐसा एक रहस्य है जो कभी एक्सरे में दिखाई दिया है क्या? नहीं, है ना। जो कभी एमआरआई में जब हम टेस्ट करवाते हैं तब दिखाई दिया है क्या? बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद ने इस रहस्य को 5000 वर्षों से पहले उसको पहचाना था, और उसका ही नाम है त्रिदोष। ये समझना चाहिए, त्रिदोष वात पित्त कफ, ये हमारे शरीर में क्या है? त्रिदोष है। उसका बैलेंस करना और उसको संभालना, ये हमारे हाथ में होता है। अगर हम त्रिदोष को याद रखते हुए अपना बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम बिल्कुल ही क्लियर हो जाते हैं। तो आज के सेशन में मुझे यही बताना था कि अपने शरीर में जो अलग अलग जो डिसीज होते हैं, तो वो किससे बढ़ते हैं? तो सबसे क्या है? त्रिदोष को कंट्रोल करना, है ना। अगर हम वात पित्त के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना, तो बिगाड़ किस में हो जाएगा? कफ में। मतलब किसी भी एक के ऊपर हम ध्यान देंगे तो बाकी के जो है, तो उसमें बिगाड़ हो जाएगा। वात भी जितना जरूरी है, कफ भी जरूरी है, और पित्त भी जरूरी है। मतलब जो त्रिदोष है, इससे ही हमारा शरीर बना हुआ है, और त्रिदोष का संबंध हमारे पंच महाभूतों से आता है। समझ में आ रहा है? कल हमने जो सेशन सीखा था और आज का जो सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो त्रिदोष को बैलेंस कैसे करना है? त्रिदोष को कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं? बताइए जरा। अगर हमें त्रिदोष को बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें त्रिदोष में बैलेंस करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या करना है। दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो करनी है।
उसके बाद जो आता है दिनचर्या ऋतुचर्या के बाद सूर्योदय से पहले उठना, यही कल मैंने बताया था। जो लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं, खान पान सुधारना, राइट, तो ये बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर में। तो अगर हम वात पित्त को कंट्रोल करते हैं तो पूरा शरीर, पूरा मन, आत्मा, इंद्रिय का संतुलन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हमें निरोगी रहना है, अपने वात पित्त को बैलेंस करना है, तो आयुर्वेद में एक औषधि है। पंचगव्य वाले स्टूडेंट जो है, जो अभी सीख रहे हैं पंचगव्य, उसमें आप लोग शांत बैठिए, ठीक है। तो आयुर्वेद में एक औषधि है, सरिता जी स्पेशली आपको बोलना है कि आयुर्वेद में ऐसी एक बुनियादी औषधि तत्व है, औषधि है, हर रोज ले सकते हैं। अगर कोई डिसीज है तो भी उसका सेवन कर सकते हैं, अगर कोई डिसीज नहीं है तब भी उसका सेवन आप लोग कर सकते हैं। बताइए, उस दवाई का नाम आयुर्वेदिक ही है और 3 दोषों से है, 3 फल से ही बनती है। मैम त्रिफला। त्रिफला। कृतिका जी आपको बोलना था। सॉरी सॉरी। त्रिफला हमें बोलना था, चलो, त्रिफला। ओह आज का रियली जो सॉरी। क्लास है ना, आज का जो क्लास है ना, कृतिका जी आउट, ठीक है। पंचगव्य का क्लास के लिए आज रियली सॉरी, एक्सेस, रियली सॉरी, रियली सॉरी। ठीक है। त्रिफला चूर्ण बहुत बड़ी और बहुत बुनियादी औषधि है। त्रिफला चूर्ण, त्रिफला 3 फलों से बनती है, आंवला, हरड़ा, भेड़ा। त्रिफला के इतने सारे फायदे हैं ना, आप सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा, या सुनेंगे तो भी पता चलेगा। त्रिफला क्या है? आंवला, हरड़ा, भेड़ा से बनाया हुआ चूर्ण है। तो उसको अलग अलग मात्रा में बनाया जाता है। तो सबसे पहले है सम मात्रा। सम मात्रा में 3 पदार्थ जो होते हैं सम प्रमाण से होते हैं। दूसरा है विषम मात्रा। विषम मात्रा का जो है औषधि में या जरूरत के अनुसार उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तीसरा है योग वाहित त्रिफला, जो शास्त्रों के अनुसार उसका सेवन किया जाता है। कैसे सेवन किया जाता है? तो अपने ऋतु के अनुसार, अपने ऋतु के अनुसार उसका सेवन लगातार किया जाता है। मतलब पूरा 1 ईयर तक हम उसका सेवन कर सकते हैं। मतलब शरद ऋतु है तो उसका सेवन कैसे करना है? कफ में या अपने वात में, पित्त में त्रिफला हम किस प्रकार से यूज करते हैं? अगर लगातार हमें इसका इस्तेमाल करना है तो क्या करना है? हमें हर रोज उसका सेवन ऋतु के अनुसार करना चाहिए। जैसे हमारे जो ऋतु है उसके अनुसार कभी लेंडी पिंपली के साथ उसका सेवन करना है, कभी सेंधा नमक के साथ सेवन करना है, कभी हनी के साथ, कभी सौंठ के साथ, है ना। ऐसा अलग अलग ऋतु के अनुसार, जैसे वातावरण में परिस्थिति बदल जाती है, वातावरण बदल जाता है, उसके अनुसार हमें अपने त्रिफला का सेवन बदलना चाहिए। और ये शास्त्रों में वर्णित है ना, मैंने खुद आप लोगों को बताया है, ये शास्त्रों में लिखा है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है, लेकिन सबका बताने का तरीका एक ही है। ये कभी भी भूलना नहीं। और हर व्यक्ति देखो, अगर आप लोग त्रिफला का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। आपका शरीर कांतिमय होता है, रोग मुक्त होता है, स्वास्थ्य और सुंदर बनाने के लिए फायदेमंद होता है। और जो व्यक्ति लगातार 12 महीने त्रिफला का सेवन करता है तो उनको वाणी की शुद्धि हो जाती है, और वाणी का एक मतलब एक वाणी जो बोले वो उनकी सच होना शुरू हो जाता है। लगातार 3 साल आप उसका सेवन करेंगे तो दृष्टि, जो आपका चश्मा है, तो पूरी तरह से निकल जाएगा। तो त्रिफला का सेवन आप लोग कर सकते हैं। जो सम मात्रा त्रिफला है, आंवला, हरड़ा, भेड़ा, डायबिटीज पेशेंट की जख्म हो वो धोने के लिए आपको क्लियर हो जाता है ना। डायबिटीज पेशेंट के अगर आपको मतलब त्रिफला चूर्ण यूज करना है, या कोई भी इन्फेक्शन है, जख्म है, पस आता है, फंगल इन्फेक्शन है, तो उसको काढ़ा बनाकर या डायरेक्टली उपटन जैसा उसका लेपन लगाकर जख्म वॉश करने के लिए हमें इसका फायदा होता है। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है।
आंवला, हरड़ा, भेड़ा तीनों मिलाकर जब हम उसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्लियर यानी कि क्लियरिफिकेशन होने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए ये फायदेमंद है। अक्सर जिनको डायबिटीज, सोराइसिस जैसे कुछ इन्फेक्शंस है या जख्म है तो उनको स्पेशली त्रिफला चूर्ण उसमें आप जख्म धोने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा त्रिदोष में। अगर त्रिदोष को बैलेंस करना है तो भी आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, है ना बड़े बड़ा। त्रिदोष, त्रिफला समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। त्रिदोष को बैलेंस करना है तो त्रिफला का सेवन कर लीजिए। अगर हमें, मैं बाद में बताऊंगी आपको त्रिफला के बारे में, लेकिन मैं आपके सामने एक पीपीटी शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अभी जो आपने देखा है कि अपने त्रिदोष को, मतलब हमें त्रिफला के सेवन करने से हमारा त्रिदोष बैलेंस होता है। और जब हमारा त्रिदोष बैलेंस होता है तो शरीर, मन, आत्मा, इंद्रिय का संतुलन हो जाता है ना। चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार है ये, बहुत बड़ा चमत्कार है। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। त्रिदोष अपने शरीर में कहाँ कहाँ होते हैं आपको देखना है। हमारे शरीर में जो त्रिदोष होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये अगर आपको देखना है तो देखिए, ठीक है। ये है हमारा शरीर। स्क्रीन विजिबल है आपको? बताइए, हैंड राइज करके बता सकते हो। मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, आप बता दीजिए मुझे। यस। तो हमारे पास या हमारे शरीर जो है ये आपके सामने है, ये हमारा शरीर है ना। तो शरीर में जो कफ का प्रदेश होता है तो ये होता है हमारे चेस्ट से ऊपर तक, यानी पूरी तरह से चेस्ट से लेकर अपने मस्तिष्क तक जो पार्ट होता है हमारा शरीर का, तो वहां पे कफ समस्या या कफ रोग निर्मित होते हैं। पित्त प्रदेश कौन से भाग में होता है? हमारे चेस्ट से हमारे कमर तक जो पोर्शन है, इमेज में आप देख सकते हैं। बीच वाला जो प्रदेश है हमारे शरीर का, जो बीच वाला पार्ट है वहां पे होता है पित्त। और जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देता है ये है वात। कमर से नीचे वाला जो पार्ट है ये वात है। आज समाज में बहुत मतलब प्रॉब्लम है। 28% जो लोग हैं तो ये कफ रोग से पीड़ित है। लगभग 50% लोग, लगभग क्या, 50% लोग हैं पित्त रोग से परेशान है, चिंताएं उनकी बढ़ रही हैं। और ज्यादा मात्रा में वात वाले रोग हैं हमारे पृथ्वी पर, हमारे समाज में, हमारे आजू बाजू में ज्यादा समस्या है वात रोगों की, ज्यादा समस्या है वात रोगों की। तो ये हमारे शरीर में इतना तो आपको समझना चाहिए कि कफ कहाँ पे होता है, पित्त कहाँ पे होता है, वात कहाँ पे है। तो ये हमारे त्रिदोष के लिए काफी फायदेमंद है, या आपको डायग्नोसिस करने के लिए ये बहुत बड़ा फायदेमंद होता है। यहाँ पे देखिए जो वात पित्त है, ये पित्त, वात पित्त कफ, ये जो लोग दिखते हैं ना, आप इससे डायग्नोस कर सकते हैं। वात यानी कि चंचलता, वात यानी कि चंचलता, पित्त यानी कि क्या, जलन, आग, ज्वाला, कफ स्थिरता, स्थैर्यता, संयमता, यह है कफ के पास। मतलब आप खाली लोगों को देखकर भी डायग्नोस कर सकते हैं। आप फिर एक बार इमेज इसको पूरी तरह से क्लियरली देख लीजिए। वात, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? वायु, चंचलता, वायु, है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। यानी कि हमारा जो पंच महाभूत है उसका संबंध हमारे शरीर से है। तो ये यहां से
समझ में आ जाता है। पित्त है अग्नि, फायर और वाटर एलिमेंट। जो एक्यूपंक्चर या और भी सिद्धांत में बताया गया है कि जो 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उसका संबंध भी हमारे 5 एलिमेंट्स का संबंध क्या होता है? पंच महाभूतों से होता है। कफ वाटर और अर्थ एलिमेंट से है। स्थिरता, स्थैर्यता, ये है। तो जो वात वाले लोग होते हैं ना, वो पतले होते हैं। डायग्नोसिस का पार्ट है, ये पतले होते हैं। चंचलता विचारों में, मन में, तन में, शरीर में, सब जगह पे चंचलता ज्यादा मात्रा में होती है, तो वो लोग समझना है वात वाले। पित्त वाले लोग, बहुत गुस्सा आता है, तुरंत गुस्सा आता है, जल्दी रिएक्ट होते हैं, त्वचा के ऊपर जलन, लालिमा, एक्जिमा जैसी समस्या उसके पास होती है। कफ वाले लोग शांत होते हैं, स्थिर होते हैं। जैसे कुछ भी लोग आकर कुछ भी बोल जाते हैं ना, तो वो शांत रहते हैं, बिल्कुल स्थिर स्थावर रहते हैं। ऐसे तो होते हैं कफ वाले लोग। मतलब वो बोलते भी है ना, तो वो पूरी शांतता से, संयमता से, बहुत धीमी आवाज से। जैसे हमारी रेणु जी है ना? रेणु जी का आवाज सुनिए, देखो, जब वो कोई पूछती भी है ना, तो मतलब मन को इतना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मतलब उनकी आवाज में कभी गुस्सा नहीं दिखाई देगा, मन में गुस्सा नहीं होता। वो जो भी पूछती है, जब बातें करती है, कॉल आता है, हम बात करते हैं, या कई क्लासेस के साथ वो जुड़ी हुई है, लेकिन उनका जो संयम है ना, वो बहुत बढ़िया है। और ऐसा हमारा भी मन होता है कि हाँ, उनका कॉल आया तो हम उनके साथ बात करें। यही होता है कफ व्यक्ति, है ना? जो लोग रेणु जी को जानते हैं, तो आप इमेजिन कर लीजिए रेणु जी के बारे में। ये है कृष्णा, वात बड़ा है, चंचलता बहुत है। कृष्णा है यहाँ पे, इसलिए मैंने कृष्णा का नाम लिया। चंचलता बहुत है, विचारों की गति बहुत है, वात ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो ये है आज का सेशन। त्रिदोष को बैलेंस करना है तो त्रिफला का सेवन करें, दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन पोषण कर लीजिए, तो आपका शरीर त्रिदोष से बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा। और जब आप लोग अपने शरीर, मन, आत्मा को पूरी तरह से बैलेंस करेंगे, तो ही रोग मुक्त जीवन पाएंगे, है ना? मैंने पहले दिन ही बताया है, आयुर्वेद क्या है? खाली आयुर्वेद में जड़ी बूटी नहीं है, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करना, यही सबसे बड़ा आयुर्वेद है। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, कभी भी भूलना नहीं। आयुर्वेद के 2 प्रयोजन हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है ना, कभी भी भूलने नहीं है। ठीक है, तो आज का सेशन टाइम पे शुरू हो गया था और टाइम पे ही खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए आयुर्वेदिक टिप्स है आपके लिए, त्रिदोष सिद्धांत के साथ ही ये बहुत जरूरी है उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो पेन और नोटबुक ले लीजिए। तो मैं आपको क्या करती हूँ, इसके बारे में बताती हूँ। ले लिया पेन वगैरह? पेन लेकर ही बैठना है। हर रोज आपको, जो लोग ज्वाइन करेंगे ना, उनको इसका फायदा हो जाएगा। वात संतुलित करने के लिए एक टिप्स, या त्रिदोष को संतुलित और सरल रखने के आयुर्वेदिक उपाय। देखो, वात संतुलित करने के लिए उपाय है, समय पर भोजन करें, गुनगुना और ताजा भोजन करें, रोज तिल के तेल हल्की मालिश करें, पर्याप्त और नींद जो है अपने आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, हल्का योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करें। ये आज के लिए आपको फायदेमंद है। ये आज आपको करना है। जो वात वाले लोग हैं, उन्होंने वो करना है। जिनका पित्त संतुलित रहना है या पित्त के लिए उपाय करना है, तो बार बार जो एसिडिटी होती है, भूख, गुस्सा, जलन, त्वचा की समस्या, तो ये पित्त लोगों के लक्षण हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? ठंडक देने वाली संतुलित भोजन करना है, पर्याप्त पानी पीना है,
समय पर भोजन करे, भूखे ना रहे। समय पे भोजन करना है, बिल्कुल भी खाने के लिए देर नहीं करनी है, भूखे नहीं रहना है। ध्यान, शीतलता और शीतकारी प्राणायाम करे। क्रोध की जगह धैर्य का अभ्यास करे। पित्त वाले लोग बहुत मतलब क्रोधी होते हैं, तुरंत गुस्सा आ जाता है। जैसे हम कुछ बात करते हैं, अरे हाँ मैम आप क्या बता रहे हो, मतलब ये है। तो उसकी जगह क्या करना है, थोड़ा संयमता। नहीं तो आप है ना रेणु जी को बोल दीजिए, रेणु जी के पास देखिए बहुत संयम है, बहुत है ना। ऐसे लोगों को है ना, मैं भी खूब खूब मानती हूँ इनको। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो क्रोधी की जगह पे धैर्य का अभ्यास करना चाहिए। और कफ संतुलित करना है। अब हमें क्या करना है, कफ के लिए संतुलन करना है। यदि आलस्य, मोटापन, बलगम, भारीपन, थकावट ज्यादा मात्रा में है, नींद ज्यादा आती है, तो कफ बढ़ा हुआ है, ये देखना चाहिए। उसमें क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। हर रोज 45 मिनट, 30 या 45 मिनट के लिए वॉकिंग करना है आपको। जो लोग सही तरीके से वॉकिंग करते हैं ना, उनको समझ में आता है कि क्या होता है इसका। और सबसे बड़ा व्यायाम एक्सरसाइज कौन सा है, तो वॉकिंग। हल्का गरम सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। नियमित व्यायाम करें और हर रोज सूर्य नमस्कार करें। दिन भर आप एक्टिव रहेंगे, तरोताजा, फ्रेश, है ना। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जो हमने ये सारे सत्र को टाइम पे ज्वाइन किया और टाइम पे आप लोगों ने इसको सुन भी लिया। ठीक है। और अगर सभी आपकी बात पित्त का बैलेंस है, त्रिदोष बैलेंस है, तो आपके लिए भी एक मंत्र लिखिए। समय पे सोइए, समय पे ही उठिए, भूख लगने पर सही भोजन करें, अधिक ना खाइए। जितना हमारे पेट में जाता है इतना ही हमारा पेट है, तो इतना ही हमें खाना खाना चाहिए। हमारा पेट ऐसा नहीं है, हमारा पेट ऐसा है, तो जो हमारे पेट में होता है तो उतना ही खाना है। ऋतु के अनुसार आहार विहार अपनाना चाहिए। जो हमारे प्रकृति में, अपने आजू बाजू में जो मिलता है उसका ही सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 20-30 मिनट योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन कर लीजिए। सकारात्मक विचार, प्रसन्न मन और संतुलित दिनचर्या रखना, यही त्रिदोष बैलेंस का मंत्र है। ठीक है, आपने लिखा है, ये समझ में आ जाएगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का सत्र आपने ज्वाइन किया, और मेरा जो संकल्प है उसमें मुझे और भी एनर्जेटिक बनाया है। ठीक है, तो कल मिलते हैं कल के सेशन के लिए। ठीक है।